हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 59 यानी कि 59 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर जीएस HPSSC HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 60 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 125 है, विच बिकेम द 25th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो इनमें से कौन सा भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। तो देखो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था गोवा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब गोवा कब जो है तो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था और किस तरह से बना था, तो थोड़ी सी हिस्ट्री आपको गोवा के बारे में भी पता होनी चाहिए। तो देखो गोवा के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाते हो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि गोवा कब पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गोवा को कब पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था। 19 दिसंबर 1961 को 1961 को जो है तो गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। और 19 दिसंबर को ही हर साल क्या मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को ही हर साल मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे। तो ये भी आपको पता चल गया। अब ये तो हमने देखा कि गोवा कब पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गोवा कब एक राज्य बना था, कब यह 25वां राज्य बना था। तो ये बना था 30 मई 1987 को। ये डेट्स बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज करती हैं, तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस में आपको डिफरेंस समझना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। बाकी देखो ऑप्शन ए में देकर के रखा है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का भी देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश हमारे भारत का कितवें नंबर का राज्य बना था, तो यह 18वें नंबर का राज्य बना था। ये आप सभी को पता होगा। ऑप्शन बी में है तेलंगाना। तो तेलंगाना भारत का कितवें नंबर का राज्य बना था, तो यह 29वें नंबर का राज्य बना था। और कब बना था, डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 जून 2014 को यह भारत का जो है तो 29वां राज्य बना था। और हिमाचल का मैंने आपको बताया 18वें नंबर का राज्य कब बना था, 25 जनवरी 1971 को। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी में है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश 24th यानी कि 24वें नंबर का राज्य बना था भारत का। और कब बना था, 1987 में। ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अच्छा, सिक्किम बहुत बार एग्जाम में बनता है। हमीरपुर बोर्ड सिक्किम के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि सिक्किम कितने नंबर का राज्य बना था। तो देखो सिक्किम को की जब भी बात आएगी तो 1975 में यह 22वें नंबर का राज्य बना था भारत का। ये आपको पता होना चाहिए। और किस संविधान संशोधन के द्वारा यह बना था, तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा यह भारत का 22वें नंबर का राज्य बना था। देखो इससे पहले 35वां संविधान संशोधन हुआ था और उस समय सिक्किम को एक सह राज्य के रूप में बनाया गया था। और बाद में चल करके 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ और सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और यह हमारे भारत का 22वें नंबर का राज्य बना था। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये सारे के सारे आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 126 की अगर बात की जाए, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की अध्यक्षता कौन करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इसका काम क्या होता है, इसको स्थापित कब किया गया था। तो पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसका काम क्या होता है, तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल देश में जो है तो सांप्रदायिक, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि बुराइयों का मुकाबला करने और देश को एक नेतृत्व देने के लिए, एक निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए इसका निर्माण किया गया था, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का। और इसका निर्माण किया कब गया था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो इसका निर्माण किया गया था 1961 में। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये भी आपको पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। तो इनमें से क्या एक राज्य का मूल तत्व नहीं है। तो देखो राज्य का मूल तत्व, एलिमेंट ऑफ अ स्टेट कौन कौन से होते हैं, तो एक तो टेरिटरी इसमें आ जाता है, फिर गवर्नमेंट इसमें आ जाता है, सोवर्निटी इसमें आ जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट ऑफ स्टेट्स हैं। बाकी 127 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता, यह जो है तो एक स्टेट का तत्व नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नेशनलिज्म स्टेट का एक एलिमेंट नहीं होता है। तो नेशनलिज्म के अलावा भी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट रखना है, पॉलिटिकल पार्टी और नेशनलिज्म, यह दोनों जो है तो स्टेट के एलिमेंट नहीं होते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अब स्टेट के एलिमेंट मैंने आपको यहाँ पर बताया, एक तो टेरिटरी होता है, एक गवर्नमेंट होता है, एक सोवर्निटी होता है, और एक और होता है, वो कौन सा है, तो वो है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। तो ये चार एलिमेंट्स आपको स्टेट के बारे में नोट रखने हैं, ये बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 128 है,
विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श को बताता है? तो कौन सा भाग? तो भाग 4 जो है तो कल्याणकारी राज्य के आदर्श को बताता है। और भाग 4 कहता क्या है? तो भाग 4 में आते हैं DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि DPSP यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो DPSP से भी कुछ एक बेसिक से पॉइंट्स बनते हैं, जैसे DPSP की चर्चा किस भाग में की गई है। तो भाग मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, भाग 4 में जो है तो DPSP की चर्चा की गई है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि DPSP की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है। तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक DPSP के बारे में बताया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने आयरलैंड देश के संविधान से लिए हैं। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आपको नोट रखने हैं। अच्छा, UK यानी कि ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या बोरो किया हुआ है वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर 129 की बात की जाए, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या होती है 250। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक ट्रिक मैं आपको हर बार बताता हूँ, सरल, इससे आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। स से बन जाता है संसद, और संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। र से बन जाता है राज्यसभा, इसकी चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है। और ल से बन जाता है लोकसभा, इसकी चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है। ये सीक्वेंस भी बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाकी देखो यहाँ पर हमने भी देखा कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250। लोकसभा की आप बताओ, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच रिट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सी याचिका विशेष रूप से भारतीय संविधान में निहित नहीं है? अब देखो, जो भारतीय संविधान है उसमें टोटल 5 प्रकार के रिट का उल्लेख किया गया है। तो उनमें जो है तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंजंक्शन यानी कि व्यादेश, यह जो है तो एक भारतीय संविधान में निहित याचिका नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया कि भारतीय संविधान में टोटल 5 रिट्स का उल्लेख किया गया है, और वो कितने नंबर के आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 32 में 5 रिट्स का उल्लेख किया गया है। और वो 5 रिट्स कौन कौन सी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उनमें सबसे पहले आ जाती है ऑप्शन ए, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध। ऑप्शन बी देख सकते हो मैंडमस यानी कि परमादेश। ऑप्शन सी में है कोवरेंटो यानी कि अधिकार परीक्षा। उसके बाद आती है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। और लास्ट में आती है सर्जरी यानी कि उत्प्रेषण। तो ये पांचों की पांचों रिट्स भी आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत बार एग्जाम में बनती हैं। अगला क्वेश्चन, द पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन द, तो पंचायती राज शामिल है। तो देखो, पंचायती राज किस में शामिल है ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा, जो प्रीवियस हमने पॉलिटिक वाली क्लास ली थी तो वहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा बताया हुआ था कि हमारे संविधान में टोटल 3 सूचियाँ होती हैं, यानी कि 3 लिस्ट होती हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो वैसे ही यहाँ पर पूछा गया है पंचायती राज, पंचायती राज किस सूची में शामिल है? तो यह स्टेट लिस्ट में आता है, यानी कि राज्य सूची में आता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको फिर से यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखो, हमारे संविधान में टोटल 3 सूचियाँ हैं। वो 3 सूचियाँ कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आ जाती है संघ सूची, जिसको सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है। उसके बाद आ जाती है राज्य सूची, जिसको स्टेट लिस्ट कहा जाता है। और उसके बाद आ जाती है संवर्ती सूची, जिसको कनकरेंट लिस्ट कहा जाता है। और मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ था कि सेंट्रल लिस्ट में टोटल कितने विषय आते हैं, कितने सब्जेक्ट आते हैं। तो टोटल 100 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। और उन 100 सब्जेक्ट में से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो रेलवे इसमें आ जाता है, डिफेंस इसमें आ जाता है, बैंकिंग इसमें आ जाता है, आर्मी इसमें आ जाता है। तो ये आपको पता होने चाहिए। अब स्टेट लिस्ट की बात आई है, जो कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट आते हैं? तो 61 विषय जो है तो स्टेट लिस्ट में आते हैं। उनमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट है, जैसे पंचायती राज, तो आपको पता चल गया, तो पंचायती राज इसमें आ जाता है। उसके बाद पुलिस इसमें आ जाता है, हॉस्पिटल इसमें आ जाता है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इसमें आ जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कनकरेंट लिस्ट की जब भी बात आएगी तो इसमें टोटल विषय कितने आते हैं? तो इसमें टोटल विषय हैं 52। ये आप सभी को पता होना चाहिए। और इसमें बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? तो इसमें फॉरेस्ट आ जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स आ जाता है, एजुकेशन इसमें आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इसमें आ जाता है। तो ये कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि भारतीय संविधान में टोटल कितनी सूचियों का वर्णन है, तो वो है 3। तो यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के किस आर्टिकल में इन 3 सूचियों का वर्णन किया गया है? तो संविधान के आर्टिकल 246 में इन 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वहाँ पर मैंने आपको शेड्यूल भी बताया हुआ था कि 7th शेड्यूल में इन सूचियों का वर्णन किया गया है। देखो, अगर आपसे आर्टिकल पूछेंगे तो आर्टिकल 246, अगर आपसे शेड्यूल पूछेंगे कि किस शेड्यूल में इन 3 सूचियों का वर्णन है, तो वो 7th शेड्यूल। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताए हुए थे, तो इस वाली वीडियो में भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 132 की अगर बात की जाए, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय,
तो भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो देखो भारत के महान्यायवादी को प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है तो नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मैं आपसे हर बार क्वेश्चन पूछता था कि अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। ये आपको पता होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल को ही भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है। और अटॉर्नी जनरल के पद को कब जो है तो फॉर्म किया गया था, कब इस पद को एस्टेब्लिश किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 28 जनवरी 1950 को इस पद को जो है तो बनाया गया था। ये पॉइंट भी आपको नोट रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ था। अब ये तो हमने देखा अटॉर्नी जनरल। अब यहाँ पर राष्ट्रपति की भी बात आई है, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ एक आर्टिकल्स हम हर बार डिस्कस करते हैं, तो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 52 में की गई है। उसके बाद संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह कहा गया है आर्टिकल 53 में। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल 54 में बताया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की चर्चा आर्टिकल 61 में की गई है। उसके बाद राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति का वर्णन आर्टिकल 72 में किया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख आर्टिकल 111 में किया गया है। और लास्ट में राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 123 में किया गया है। ये कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको हर बार बताता हूँ, ये सारे के सारे आप नोट रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 133 है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट? तो कौन सा ग्रह सबसे छोटा है? अब देखो कौन सा ग्रह सबसे छोटा है, तो मरकरी यानी कि बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन बी में देख के रखा है शुक्र यानी कि वीनस ग्रह। तो वीनस ग्रह से भी कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स किसके बारे में है? तो ये है शुक्र के बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी में है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह से भी एक क्वेश्चन बनता है कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो देखो लाल ग्रह मंगल ग्रह को ही कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसका रंग लाल क्यों है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है, ये आप सभी को पता होगा। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं एक तो फोबोस और एक डीमोस, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, और यह किस ग्रह में स्थित है, ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 134 है। वर्नल इक्विनॉक्स फॉल्स ऑन। तो वसंत विषुव किस दिन होता है? तो ये होता है 21 मार्च को। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ एक बेसिक से पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो कि आपने नोट रखने हैं। तो सबसे पहले आपने नोट रखना है कि किस किस डेट्स को जो है तो दिन और रात बराबर होते हैं। तो किस किस डेट्स को जो है तो दिन और रात बराबर होते हैं? तो एक तो 21 मार्च आपने नोट रखना है, और एक आपने नोट रखना है 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है तो दिन और रात बराबर होते हैं। ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सबसे पहले कि सूर्य पृथ्वी से सबसे निकट या निकट किस डेट्स को होता है? तो देखो जो सूर्य होता है वह पृथ्वी के सबसे नज़दीक 3 या फिर 4 जनवरी को होता है। ये पॉइंट आपने यहाँ पर नोट रखना है। और वहीं पर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर कब होता है? तो देखो सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है 3 या फिर 4 जुलाई को। ये डेट्स आपने नोट रखनी है। ये डेट्स बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज करती हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दी। बाकी देखो अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अच्छा, थोड़े से हम यहाँ पर हिमाचल के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 177 है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज फेमस एज वैली ऑफ गॉड्स? तो निम्नलिखित में से कौन सी घाटी देव घाटी से प्रसिद्ध है? तो देखो वैली ऑफ गॉड्स किसको कहा जाता है, यानी कि देवभूमि किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कुल्लू को। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुल्लू के बारे में कुछ बेसिक से पॉइंट्स है, जैसे कुल्लू को जो है तो ओपन वैली मेडो भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा जिनमें आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो देखो सबसे पहले आप कन्फ्यूज़ कहाँ पर होते हो? तो देखो ये जो कुल्लू है, कुल्लू की स्थापना किसने की थी? तो कुल्लू रियासत की स्थापना की थी विहंग मणिपाल ने। किसने की थी? विहंग मणिपाल ने। और इसने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो जगत सुख में इसने अपनी राजधानी स्थापित की थी। उसके बाद जाकर के जगत सुख जो राजधानी है जगत सुख, तो जगत सुख से राजधानी नगर को किसने स्थानांतरित की थी? ये क्वेश्चन भी बनता है। तो जगत सुख से नगर को राजधानी स्थानांतरित की गई थी विशुद्धपाल के द्वारा। ये भी आपने नोट रखना है। और उसके बाद नगर से सुल्तानपुर को राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? तो नगर से सुल्तानपुर को राजधानी जो है तो स्थानांतरित की गई थी जगत सिंह के द्वारा। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। सबसे पहले जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? तो वो थी जगत सुख में, और वो स्थापित की थी विहंग मणिपाल ने। उसके बाद राजधानी जगत सुख से नगर स्थानांतरित की गई विशुद्धपाल के द्वारा। और उसके बाद जगत सिंह ने नगर से सुल्तानपुर को स्थानांतरित की थी। और याद रखना जो कुल्लू है, तो कुल्लू में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस माना जाता है जगत सिंह को।
जगत सिंह एक प्रसिद्ध शासक था कुल्लू का, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने देखा वैली ऑफ गॉड्स यानी कि देव घाटी के नाम से कौन सी प्रसिद्ध है, तो वो है कुल्लू। यहाँ पर आपसे कई बार पूछा जाता है वैली ऑफ हनी एंड मिल्क किस किस घाटी को कहा जाता है, तो चंबा वैली को जो है तो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क कहा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 178 है। अकॉर्डिंग टू महाभारत हु फाउंडेड कटोच मोनार्की ड्यूरिंग 1400 बीसी, तो महाभारत के अनुसार 1400 बीसी के दौरान किसने कटोच राजतंत्र की स्थापना की थी, तो वो की थी सुशर्मा चंद ने। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कटोच राजतंत्र किसको कहा जाता है, तो एक कांगड़ा वंश को ही कहा जाता है, ये आप सभी को पता होगा। अब यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिगर्त का सबसे पहली बार उल्लेख हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो देखो आपको बिल्कुल नोट रखना है कि त्रिगर्त का सबसे पहली बार उल्लेख हमें पाणिनि के लेखन में देखने को मिलता है, यानी कि पाणिनि में देखने को मिलता है। ये आपने यहाँ पर पॉइंट नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 179 है। विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत रूलर्स मार्क्ड द ओरिजिन ऑफ कहलूरिया क्लान, तो निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने कहलूरिया वंश की उत्पत्ति का प्रमाण दिया था, तो वो दिया था हरिहर चंद ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कहलूरिया की बात की गई है, तो कहलूरिया वंश किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बिलासपुर को। ओके, अब बिलासपुर में कुछ एक फेमस मंदिर मेले होते हैं, जैसे सबसे पहले नलवाड़ी मेला होता है, जो कि कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह बिलासपुर के लुहणू मैदान में लगता है। और इसकी शुरुआत 1889 में की गई थी, डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद बिलासपुर में गुग्गा मेला लगता है, तो गुग्गा मेला जो है तो बिलासपुर के गेहड़वी में लगता है, ये भी आपने नोट रखना है। उसके बाद मारकंडा मेला भी बिलासपुर में लगता है, यह बिलासपुर के जुखाला में लगता है। अच्छा, हमारे हिमाचल प्रदेश में टोटल जो है तो 4 हर्बल गार्डन है, तो उन 4 हर्बल गार्डन में से एक जो है तो कहाँ पर है, तो वो है बिलासपुर में। और बिलासपुर में किस जगह पर स्थित है, तो वो है जंगल थलेरा में। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 4 जो है तो हर्बल गार्डन है, तो वो कहाँ कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक तो है मंडी के जोगिंदर नगर में, एक है शिमला में, एक तो आपको पता चल गया बिलासपुर के जंगल थलेरा में, और एक है हमीरपुर के नेरी में। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 180 है। ऑन 25 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश एमर्ज्ड एज द डैश स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ के कितवें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया हुआ था कि हिमाचल प्रदेश को 18वें नंबर का राज्य बनाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ी सी हिस्ट्री आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त का प्रांत बनाया गया था, चीफ प्रोविंस बनाया गया था 1948 में। उसके बाद जाकर के हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी यानी कि पार्ट सी स्टेट बनाया गया था 1951 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1956 में। उसके बाद जाकर के हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 को, और यह 18वें नंबर का राज्य बना था हमारे भारत का। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।